साथियों, जो वर्तमान में जो नेता निर्माण हुआ वो पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है, जिनको आप लोग नेता मानते हो। जो खुद गुलाम है वो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? जो कर्मचारी निर्माण हुआ हमारे समाज से वो परिवार में मदमस्त है, वो बुद्धिमान है करके उसको नौकरी नहीं मिली, वो रात दिन मेहनत किया, स्टडी किया, इस वजह से नौकरी नहीं मिली। कोई बुद्धिमान है, उस व्यक्ति के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन में नौकरी लिखी हुई नहीं है, नौकरी लिखी हुई है सोसाइटी के नाम पर। 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 342 आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन। तो व्यक्तिगत तो किसी के नाम पर तो नौकरी लिखी हुई तो है नहीं, ये सारे अधिकार तो समाज के नाम पर लिखा हुआ है। जो शिक्षा का अधिकार हमें 1950 के पहले नहीं था, वो मिला समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। नौकरी का अधिकार जो हमें नहीं था वो भी मिला, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स समाज के नाम पर, मिला समाज के नाम पर। लेकिन हमारे लोगों ने लगाया परिवार के लिए 100%, 100%। इस वजह से ये सारा सत्यानाश हुआ। वो कहते हैं ना कि मैंने मेहनत की, मैं अधिकारी बना, मैं नौकरी पर लगा, तो भाई समाज के सर्टिफिकेट क्यों जोड़े? इतने बुद्धिमान थे तो सर्टिफिकेट जोड़ने नहीं चाहिए थे, हैं? अगर इतने बुद्धिमान थे कि खुद के बलबूते पर आपने नौकरी ली, तो फिर सोसाइटी के सर्टिफिकेट जोड़ने का मतलब क्या है? क्यों जोड़े? कास्ट सर्टिफिकेट क्यों जोड़ी? वैलिडिटी क्यों जोड़ी? इसका मतलब करोड़ों लोग स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं सकते, इसलिए करोड़ों लोग अपना प्रतिनिधि भेजते, टीचर। करोड़ों लोग, लाखों लोग, 15 लाख का एक सांसद होता है, 15 लाख लोग दिल्ली के सांसद में एक एरिया के नहीं जा सकते, इसलिए 15 लाख लोग अपना प्रतिनिधि भेजते कि ये हमारा प्रतिनिधि हम भेज रहे, हमारे लिए काम करेगा। तो ये तो समाज के नाम पर है। जो समाज के नाम पर हमको मिला, हमारे लोगों ने परिवार के लिए लगाया, = सत्यानाश। इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे समाज में जो कर्मचारी निर्माण हुआ, वो कर्मचारी अपने परिवार में मदमस्त है। इसका परिणाम यह हुआ कि खुद कर्मचारी बना, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य भी बना नहीं पा रहा है। खुद कर्मचारी बना, लेकिन बच्चे को कर्मचारी भी नहीं बना पा रहा है। क्यों? जिस अधिकार से कर्मचारी बना, उस अधिकार को बचाने के लिए कुछ काम ही नहीं किया। 10 से 5 नौकरी, घर में आया, बीवी बच्चे। जो छात्र निर्माण हुआ, मिसगाइडेड मिसाइल है, टीवी चैनल की वजह से, पेपर की वजह से। और ये 3 ही वर्ग समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। गरीबी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या नहीं है, ये तो परिणाम है। गरीबी परिणाम है। गरीब क्यों है? गरीबी समस्या नहीं है, भूखमरी समस्या नहीं है, लाचारी समस्या नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही ये समस्या नहीं। क्यों नहीं मिल रही? रिजर्वेशन समाप्त हुआ ये समस्या नहीं है, ये परिणाम है। हरिचांद जी, गुरुचांद जी ठाकुर ने गरीबी खत्म करने के लिए कोई आंदोलन चलाया क्या? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने गरीबी खत्म करनी चाहिए इसलिए कोई आंदोलन चलाया? कि वो बुद्धिमान नहीं थे? क्योंकि गरीबी समस्या है, परिणाम है, कारण नहीं है। वो जानते थे गरीबी ये कारण नहीं है, परिणाम है, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने गरीबी के विरोध में कोई आंदोलन नहीं चलाया। ये परिणाम है, ये तो खत्म की जा सकती है। और ये कौन खत्म करेगा? सरकार खत्म करेगी। साथियों, जो परिस्थितियां भारत में निर्माण हुई है वर्तमान में,
कि जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी वो समस्या आज आजाद भारत में निर्माण हुई। अंग्रेज काल में भारत गुलाम था, 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। देश आजाद हुआ करके बताया जा रहा है 15 अगस्त 1947 को, आज 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आज लाखों किसानों ने आत्महत्या की, कर रहे हैं। अभी भी आंदोलन चल रहा है सिंधु बॉर्डर पर, किसान मर रहे हैं। बारिश गिर रही, ठंड पड़ रही है, फिर भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे किसान मर गए अभी भी। अंग्रेज काल में एक भी महिलाओं के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ, आज हर 5 मिनट के अंदर एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है। यह आजाद भारत और वह गुलाम भारत था। परिस्थितियां बता रहा हूं। अंग्रेज काल में नक्सलवाद नाम की समस्या नहीं थी, आजाद भारत में नक्सलवाद निर्माण हुआ। अंग्रेज काल में भारत गुलाम था, आतंकवाद नाम की समस्या नहीं थी, आजाद भारत में निर्माण हुआ। अंग्रेज काल में हम गुलाम थे, चाहे तो अंग्रेज एनआरसी ला सकते थे कि भाई अपनी नागरिकता साबित करो। आज आजाद भारत में खुद की नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। साबित करे तो भारत में रहोगे, नहीं करोगे तो डिटेंशन कैंप में जाओगे। परिस्थितियां बता रहा हूं। प्रतिदिन हमारे विरोध में निर्णय लिए जा रहे, प्रतिदिन हमारे विरोध में षड्यंत्र किए जा रहे, और हम आराम से बैठे हुए। प्रतिदिन चल रहा है और हम निश्चिंत है कि साला कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ? 15 डिपार्टमेंट बेच दिए, फिर भी हम निश्चिंत है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब 27,000 कंपनियां भारत में आएगी तो पूरा भारत खरीद लेंगे, तो भी लोग बोलेंगे कुछ नहीं हुआ है। भाई क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। संविधान खत्म हो चुका है, फिर भी लोग बोल रहे कहां खत्म हुआ? संविधान पर ही तो देश चल रहा है। एक ही अधिकार बचा हुआ है, पूरा खत्म हो गया। वो एक ही अधिकार बचा हुआ है, और वो अधिकार है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। अगर ये खत्म हो गया तब हम लोगों को अक्ल आएगी कि नहीं अभी खत्म हो गया, ये बचा हुआ है, इसलिए बोलने के लिए गांव में आया हूं। बस यही एक अधिकार बचा हुआ है, बाकी तो सारा सपाट कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम लोग निश्चिंत है। हमने सोचा, हमने सुना और हमने टीवी पर देखा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। हमारा समाज हजारों साल से सोया हुआ है, अभी तक जागा नहीं। तो जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी, आज वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। ऐसा क्या हुआ? क्या परिस्थितियां निर्माण हुई जिस वजह से आज हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई? साथियों, 1950 के पहले देश मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर चलता था, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। संविधान में हम लोगों को अधिकार मिला। ये पश्चिम बंगाल, ये एक ऐतिहासिक भूमि है। यहां के लोग क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में चुनवा कर भेजा, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने। यह क्रांतिकारी भूमि है। यह कर्जा है पूरे भारत के ऊपर। SC ST OBC के जो पूरे भारत में लोग रहते हैं ना, तो ये बंगाल के लोगों का कर्जा है हमारे ऊपर। अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जाते तो हमें कोई अधिकार नहीं मिलता। तो 50 के पहले देश जो है, यह मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर चलता था, जहां पर हमको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। आगे मटका, पीछे झाड़ू, अछूत का व्यवहार होता था या नहीं? आज है वो परिस्थिति? आगे मटका था, अभी टाई लटक रही है। पीछे झाड़ू था, कमर में बंदूक आ गई। यहां पर किसी ने बताया पुलिस कर्मी है करके, आ गए हमारे लोगों के हाथ में बंदूक आ गई, कमर में बंदूक आ गई। कोई IPS बन जाता है, PI बन जाता है, DYSP बन जाता है। आती है ना कमर में बंदूक। पहले क्या था? झाड़ू था पीछे, अब बंदूक आ गई। मनुस्मृति क्या कहती है? शस्त्र धारण करने का अधिकार शूद्र अतिशूद्र के पास नहीं होगा। संविधान ने दे दिया।
पढ़ने लिखने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं था, संविधान ने दे दिया। आज आप ही लोगों ने बताया ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। हवा में तो कोई बात बोल नहीं रहा। संपत्ति रखने का अधिकार हमारे पास नहीं था। हमारे लोग पढ़े, नौकरी पर लगे, सैलरी मिली, पैसा आया, बंगले बांधे। ये अधिकार था क्या? नहीं था, आ गया। तो मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर देश चलता था। और जब अवसर मिला हमारे महापुरुषों को, और जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, तो संविधान में कि देश कैसे चलेगा इसकी यंत्रणा बनाई गई। और उसके लिए भारत में द्विदलीय जनतंत्र निर्माण किया। जो लोकतंत्र प्रस्तावित किया, इस लोकतंत्र में कि लोकतंत्र के आधार पर देश चलेगा, इस लोकतंत्र में द्विदलीय जनतंत्र का निर्माण किया। यह द्विदलीय जनतंत्र क्या है कि एक सत्ताधारी दल होगा और एक विरोधी दल होगा। सत्ताधारी दल अगर जनता के विकास एवं कल्याण के लिए अगर काम नहीं कर रहा है, तो विरोधी दल उसका विरोध करेगा और गलत होने से रोकने का काम करेगा। ये द्विदलीय जनतंत्र संविधान में दिया गया। लेकिन इस देश में जिनकी संख्या ज्यादा, इस देश में शेड्यूल कास्ट 15% है, आपके बंगाल में 22% है। इस देश में शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, आपके बंगाल में 6% है। इस देश में ओबीसी 52% है और आपके बंगाल में 40% है। इस देश में सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान 10.5% है और अकेला मुसलमान बंगाल में 30-35% है। गवर्नमेंट कह रहा है 27% है। हमारी संख्या ज्यादा है। जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं सरकार उनकी होती है या नहीं? 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। हमको सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार था, राष्ट्रपति बनने का कोई अधिकार था? अभी रामनाथ कोविंद जी शेड्यूल कास्ट है, कोरी जाति के, उत्तर प्रदेश कानपुर के, मैं उधर ही रहता हूं, राष्ट्रपति बन गए। हमारे लोग बोलते कहां जातिवाद है, अब सारा खत्म हो गया। काय का खत्म हो गया? जब रामनाथ कोविंद जी ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में गए तो छठाकबर ब्राह्मण ने रोक दिया कि आप मंदिर नहीं जा सकते। तो आजू बाजू में बड़े बड़े अधिकारी थे आईपीएस प्रोटेक्शन में, तो उन्होंने कहा जानते हो ये कौन है? तो बोले जानता हूं। अरे देश के राष्ट्रपति है भाई। भले ये देश के राष्ट्रपति होंगे लेकिन जाति से अछूत है बोले, और अछूतों को मंदिर प्रवेश वर्जित है। यहां पे आपकी सरकार नहीं चलती, यहां पे हमारा धर्म का कानून चलता है। राष्ट्रपति को रोक दिया, हमारी कोई औकात है? इस देश में राष्ट्रपति की औकात नहीं है, हमारी कोई औकात है? जो बातें बताई जा रही। तो जो द्विदलीय जनतंत्र जो इस देश में निर्माण किया कि एक सत्ताधारी दल होगा और एक विरोधी दल होगा। तो पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा जनता से पैदा होगा, प्रजा से निर्माण होगा। भले ही रानी बच्चा पैदा करेगी, वो उसका अधिकार है, एक महिला का अधिकार है मां बनना, लेकिन वो बच्चा पैदा करेगी, राजा पैदा नहीं करेगी। वो बच्चा होगा लेकिन राजा पैदा नहीं करेगी, और राजा निर्माण करेगी प्रजा। और वो अधिकार दिया वोट का अधिकार। अब ये जो वोट का अधिकार है, ये राजा बनने का अधिकार प्रजा को दिया संविधान ने। कौन सा अधिकार दिया? 1 मैन 1 वोट, यानी टोटो चलाने वाले व्यक्ति के वोट का उसको जो अधिकार है वही अधिकार अंबानी को होगा। ऐसा नहीं कि टोटो वालों को 1 वोट का अधिकार होगा और अंबानी को 1000 वोट का अधिकार होगा, ऐसा नहीं। टोटो वालों को जो अधिकार है वही अधिकार अंबानी को होगा। दूसरा 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब
टोटो चलाने वाले व्यक्ति के अधिकार की जो ताकत होगी वही ताकत अंबानी के वोट के अधिकार की होगी। ये राजा बनने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया कि अब जनता निर्धारित करेगी राजा कौन होगा। गुरुचांद ठाकुर जी ने कहा, जिस समाज का होता है राजा वो समाज होता है ताजा। क्या 1952 में आजाद भारत का पहला चुनाव हुआ? क्या 1952 से लेकर 2020 तक कोई हमारे समाज का राजा बना? तो जब हमारे समाज का कोई राजा बनेगा ही नहीं तो समाज ताजा कैसे रहेगा? चलो बंगाल का उदाहरण लेते। क्या बंगाल में हमारे समाज का राजा बना गया? 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 34 साल सीपीआई ने राज किया, 10 साल टीएमसी ने राज किया, तो हमारे समाज का राजा बना क्या? अरे आप ही लोग बताओ भाई। हाँ तो कुछ बोलो ना। नहीं बना तो फिर हमारा समाज ताजा कैसे होगा? जिसका राजा होगा तो गुरुचांद ठाकुर जी ने कहा उसका समाज ताजा होगा। जिसका राजा होगा समाज उसका ताजा होगा। हमारा राजा बना ही नहीं तो समाज कैसे ताजा होगा? फिर ताजा समाज किसका होगा? जिसका राजा होगा उसका समाज ताजा होगा। तो जिन्होंने आपको राजा बनाया उनका विकास हुआ, बनाया हमने, विकास उनका हुआ। हमारा कोई विकास हुआ? तो ये द्विदलीय जनतंत्र जो है आज एक जाति के नियंत्रण में चला गया। द्विदलीय जनतंत्र, एक सत्ताधारी दल होगा, एक विरोधी दल होगा। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस किसने बनाई? चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक। कौन जाति के थे? कोई SC ST OBC थे क्या? कोई मुसलमान थे? चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, कुछ बंगाल के ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र के ब्राह्मण। कांग्रेस बनाई 28 दिसंबर 1885। उस कांग्रेस में डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार, नागपुर का ब्राह्मण, उस कांग्रेस में काम करता था और 1935 तक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। 35 तक, 1900, और उसने 1925 में आरएसएस बनाई। जब आरएसएस बनाई तब 10 साल तक वो कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, विदर्भ का, महाराष्ट्र का। इसका मतलब कांग्रेस ने ही उनको रिलीज किया आरएसएस बनाने के लिए, यानी कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाई। हम लोगों को लगता है ये अलग अलग है, इनकी रिश्तेदारी बता रहा। उस आरएसएस में आपके बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया और उसी जनसंघ का नाम अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। अब ये कांग्रेस, ये आरएसएस और ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने बीजेपी बनाई। 55 साल कांग्रेस ने राज किया और 19 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, चल रही है कबड्डी। अगर रिश्तेदारी देखी जाए तो ये दादी है, आरएसएस इसका बच्चा है और आरएसएस का बच्चा ये बीजेपी है। मतलब बीजेपी ये कांग्रेस का पोता है। दादी जाती है, पोता आता है, पोता जा रहा है, दादी आ रही। और ला कौन रहे? हम लोग। अब गुरुचांद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिस समाज का होगा राजा वो समाज होगा ताजा। तो हमने राजा किसको बनाया? तो हमारा समाज कैसे ताजा होगा? हाँ, कैसे ताजा होगा? जिन्होंने हमारे साथ इतिहास में समानता का व्यवहार नहीं किया, जिन्होंने हमारे साथ इतिहास में गुलाम बनाकर रखा, वो आजाद भारत में हमारे साथ समानता का व्यवहार करेंगे किस आधार पर? कोई गारंटी है? ये द्विदलीय जनतंत्र उनके नियंत्रण में, जिस पर देश चलता है।
और जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती जी यूपी तक सीमित, मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार जी बिहार तक सीमित, लालू प्रसाद जी बिहार तक सीमित, जीताराम मांझी जी बिहार तक सीमित, रामविलास पासवान जी का अभी लड़का, रामविलास पासवान जी तो है नहीं हमारे बीच, उनका लड़का चिराग पासवान बिहार तक सीमित। इधर झारखंड आइए, शिबू सोरेन झारखंड तक सीमित, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित। इधर आप ओडिशा आइए, नवीन नाथ पटनायक ओडिशा तक सीमित, कायस्थ है नवीन नाथ पटनायक। इधर गुजरात जाइए, छोटू भाई वसावा जिसने पार्टी बनाई वो गुजरात तक सीमित। महाराष्ट्र में जाइए, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित, रामदास अठवले प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए, आगे जाकर जाति के नेता बन गए। मायावती जी चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, लालू जी यादवों का नेता, जीताराम जी मांझी मुसर का नेता, चिराग पासवान जो है वो पासवानों का नेता, शिबू सोरेन संतालों का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडा सरदारों का नेता, छोटूभाई वसावा भील का नेता, शरद पवार जी मराठों का नेता, रामदास अठवले प्रकाश अंबेडकर महारों का नेता, लेकिन सोनिया गांधी देश का नेता, अडवाणी देश का नेता। खेल समझ में आ रहा है? ये देश के नेता और हमारे जाति के नेता। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता, लेकिन सोनिया गांधी, अडवाणी, अमित शाह देश के नेता। वो जाति के नेता नहीं, वो ब्राह्मणों के नेता नहीं, वो देश के नेता। उन्होंने ठेका ले रखा है देश के नेता। और हमारे समाज में अगर कोई नेता हुआ तो वो जाति का नेता। द्विदलीय जनतंत्र आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे हमारी हजारों समस्या हुई। जिनको हम अपना नेता मानते हैं, चुनकर भेजते हैं। बाबा साहब ने क्या कहा जानते हो? बाबा साहब ने कहा कि पूना पैक्ट की वजह से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। बाबा साहब कह रहे ये दलाल है और हम कह रहे हैं नेता है, तो हम ज्यादा बुद्धिमान है बाबा साहब से? हैं? बाबा साहब से ज्यादा बुद्धिमान है? कोई कह सकता है कि नहीं मैं बाबा साहब से ज्यादा बुद्धिमान हूं? चलो उनको दिखाते हैं हम लोग पूरे देश भर में कि ये व्यक्ति है बाबा साहब से ज्यादा बुद्धिमान। बाबा साहब कह रहे हैं कि ये दलाल है, पूना करार की वजह से हमारे समाज में दलाल पैदा हुए, जिनको हम अपना नेता मानते, जो पार्टी हाईकमांड के गुलाम है। जो बातें आपको बताई जा रही। साथियों, सत्ता में अगर बीजेपी है तो अपोजिशन में कांग्रेस है, और थर्ड अपोजिशन कम्युनिस्टों का, और कम्युनिस्ट भी ब्राह्मणों का दल। डांगे जिसने कम्युनिस्ट बनाई थी। तीनों भी दल ब्राह्मणों के। ये द्विदलीय जनतंत्र एक जाति के नियंत्रण में चला गया। इस वजह से आज हमारी हजारों समस्या हुई कि आज निजीकरण की वजह से नौकरियां गई, आरक्षण समाप्त हो रहा है, सेज की वजह से जमीन समाप्त हो रही है। इस देश में अब एनआरसी लागू होगी। अब 2021 चल रहा है, अभी एनपीआर होगा। एनपीआर में आपसे जानकारी मांगी जाएगी। एनपीआर में अब 2021 में एनपीआर होगा। एनपीआर में हमसे जानकारी मांगी जाएगी, आपके घरों में आएंगे, जानकारी लेंगे। और जानकारी में क्या कहेंगे जानते? हम तो जानकारी मांग रहे, कागजात थोड़ी मांग रहे। तो जानकारी मांगेंगे, और जैसे ही जानकारी मांगेंगे वो जानकारी ब्लॉक ऑफिस में जमा होगी, और ब्लॉक ऑफिस में जमा होने के बाद उसका डिवाइडेशन होगा ब्लॉक ऑफिस पर, कि जानकारी के आधार पर जो नागरिक साबित हो सकते उनकी एक लिस्ट बनेगी, और जानकारी के आधार पर जो नागरिक साबित नहीं हो सकते उनकी भी एक लिस्ट बनेगी। अब जानकारी के आधार पर जो नागरिक साबित नहीं हो सकते उनको डाउटफुली सिटीजनशिप में डाला जाएगा, और उनको दूसरा पॉइंट है लीगल नोटिस भेजेंगे और कहेंगे आपने जो जानकारी एनपीआर में दी
उस जानकारी के आधार पर आप भारत के नागरिक साबित नहीं हो रहे हो, तो कृपा करके दस्तावेज ब्लॉक ऑफिस पर जमा करें। अब हमारे पास कोई दस्तावेज तो है नहीं, 1970 के पहले का कोई भी दस्तावेज नहीं है। कहां से लाएंगे हमारे लोग? जिन शेड्यूल कास्ट लोगों के पास अछूत का व्यवहार हुआ वो कहां से लाएंगे? जो आदिवासी हजारों सालों से जंगल के आसपास रह रहा है वो कहां से लाएगा डॉक्यूमेंट्स? बहुत सारे ओबीसी लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हमारे लोग डॉक्यूमेंट्स सादर नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा मुद्दा है, ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत उनको पूछा जाएगा कि आप किस देश के नागरिक हो। अगर भारत के नागरिक नहीं हो तो आप किस देश के नागरिक हो? बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, जापान के हो, कहां के हो? जिस देश के नागरिक हो वहां के कागजात सादर करो। अब भारत का ही नागरिक है ये साबित नहीं कर रहा है तो किस देश का नागरिक है ये कहां से साबित करेगा? और जब वो ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत साबित नहीं करेगा तो चौथा बिंदु है, फिर उसको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। हर एरिया में, हर राज्य में डिटेंशन कैंप बनेंगे। भारत में जमीन की कमी नहीं है और एक डिटेंशन कैंप में 4-5 हजार लोगों को डाले जाएंगे। उसमें महिलाओं की क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा है? 4-5 हजार लोग एक ही साथ में रहेंगे। लड़कियों की क्या सुरक्षा है? और जैसे ही आप डिटेंशन कैंप में जाएंगे तो पहले अधिकार से वंचित होंगे और वो अधिकार है वोट का अधिकार। दूसरा, संविधान के द्वारा जितने भी अधिकार आप लोगों को मिल रहे वो सारे अधिकार निरस्त हो जाएंगे। तीसरा, भारत सरकार की जितनी भी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो सुख सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, आसाम में डिटेंशन कैंप बना हुआ है। दिनेश प्रजापति और तारा प्रजापति, एक ही उदाहरण दे रहा हूं, समय हमारे पास बहुत कम है। दिनेश प्रजापति, तारा प्रजापति ओबीसी के लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो डिटेंशन कैंप में जाना पड़ा और डिटेंशन कैंप में जैसे ही गए तो उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 10 साल का समय दिया जाता है। 10 साल में आपको भारत का नागरिक साबित करना पड़ेगा। अगर आप 10 साल में भारत का नागरिक साबित नहीं करते हो तो आपको डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा। तो आपको 10 साल का समय है, लेकिन आपको वोट का अधिकार नहीं होगा, संविधान की कोई फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, संवैधानिक कोई अधिकार आपको नहीं मिलेगी और भारत सरकार की किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटीज आपको 10 साल नहीं मिलेगी। मैंने कहा जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होती है। ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा तो किसी गांव के ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। संख्या के आधार पर बन सकता है क्या? जिनकी संख्या ही 3.5% है। बंगाल में कितने? 1.8%, दो भी नहीं है, 1.8% राज कर रहे हैं। हम संख्या में ज्यादा है, हमारा राज नहीं है। तो जिनकी संख्या कम होती है उनके वोट कम होते हैं। आज हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे वोट ज्यादा है। कल तक हम जागरूक नहीं थे, आज हमारा समाज जागरूक हो रहा है या नहीं? 20-25 साल पहले हमारा समाज और अभी कुछ परिवर्तन है या नहीं? मान्यवर काशीराम साहब ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया। क्या बोल रहे? बांग्ला में बोलिए। साथियों, आज हमारा समाज जागरूक है तो उन्होंने एनआरसी लाई, यानी हमारे समाज का वोट का अधिकार वो आने वाले दिनों में एनआरसी से खत्म करने का प्रयास करने वाले। इसलिए आपके गांव में अगर जानकारी लेने के लिए अगर एनपीआर के कोई लोग आते हैं तो आपको जानकारी नहीं देनी है। जानकारी दोगे तो फंसोगे, जानकारी नहीं दोगे तो बचोगे। अभी आपको निर्णय लेना है। ये परिस्थितियां जो है इस देश में निर्माण हुई है
हमारे सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, बोलने का अधिकार, उसको भी वो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में धारा 144 लगा दी, हो गया बोलने का अधिकार खत्म। 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। हाँ, कुछ भी कर रहे हैं वो लोग। मामला समझ में आ रहा है? इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम लोग अलग अलग रहकर अगर लड़ते हैं तो हमारी पिटाई होने वाली है। ये लड़ाई मिलजुल कर लड़नी होगी। अगर शेड्यूल कास्ट अगर सोचते हैं कि हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो संख्या 15% है। अपने बलबूते पर चुनाव भी लड़ते हो तो सिर्फ 68 चुनकर जाएंगे। बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए, 148। कितने जाते हैं आपके चुनकर? 68। सरकार बना पाओगे? फिर दीदी के पास जाना होगा, नहीं तो बसु उनके पास जाना होगा, नहीं तो कांग्रेस, नहीं तो अभी बीजेपी है मैदान में तो बीजेपी। अब जिन्होंने सत्यानाश इतने साल से किया उनको साथ में लेकर या उनके साथ में जाकर वो कल्याण करने वाले। शेड्यूल कास्ट अगर अपने अकेले बलबूते पर लड़ने का प्रयास भी करेगा तो भी पिटाई होगी। आदिवासी सोचेगा तो उनके तो 16 ही जा रहे हैं, 6%, 16 जा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए। मामला समझ में आ रहा है? गंभीर मुद्दा बता रहा। अगर 294 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस ने 25 साल राज किया, हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ। सीपीआई ने 34 साल राज किया, हमारा कोई विकास नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। और दीदी ने भी, टीएमसी ने भी 10 साल राज किया, हमारा कोई विकास एवं कल्याण नहीं हुआ। ऐसे परिस्थिति में अब बीजेपी अपने पैर जमाने का प्रयास कर रही है बंगाल में। उनके हाथ में बहुत बड़ा शस्त्र है और उस शस्त्र का नाम है ईवीएम। उनके पास बहुत बड़ा शस्त्र है ईवीएम और वो अपने पैर जमाने वाले। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत बड़ी समस्याएं निर्माण हो सकती है। अगर हम अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ने का कोशिश करेंगे तो हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई एक भी जाति अगर लड़ने का प्रयास करेंगे तो भारत में जातियां इस प्रकार से बनाई गई कि कोई भी जाति 1% नहीं है। कुछ जातियां इस एरिया में है तो नॉर्थ बंगाल में जाति नहीं है। वो जो बातें आपको बताई जा रही, कुछ जातियां आपको 10 जिला में दिखेगी, उसके बाद में नहीं दिखेगी। तो हमारी कोई जाति 1% तो है ही नहीं। अगर कोई जाति अगर सोच रही है हम संख्या में इतने हैं, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो भी हम ये जीत हासिल नहीं कर सकते। जातिवाद इस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया कि हम लोग भविष्य में एक ना हो पाए। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम SC ST OBC माइनॉरिटी को मिलजुल कर लड़नी होगी। आज 27% मुसलमान है। अगर 27% मुसलमान अगर भारत में हैं, ये गवर्नमेंट कह रहा है, 10 साल पहले का आंकड़ा है, अभी गिनती होगी तो आंकड़ा बढ़ेगा। मुझे जानकारी मिली कि करीबन 35% के आसपास मुसलमान हैं बंगाल में। अगर शेड्यूल कास्ट की 68 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब की 16 सीटें होते 84। अगर मुसलमान 35% है तो 50 सीटें मुसलमान अपनी निकाल सकते हैं। अगर मुसलमानों के साथ अगर कोलैबोरेशन किया जाए, मुसलमानों के साथ अगर समझौता किया जाए तो SC ST और मुसलमान होते 134। अगर 10% भी OBC हमारे साथ आ जाए तो इस बंगाल में सरकार आप लोग बना सकते हो, अपनी सरकार बना सकते हो, अपना राजा बना सकते हो। ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग रहकर अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो ना हमारी समस्या का समाधान होगा, ना किसी समाज की समस्या का समाधान होगा, तो केवल मात्र ब्राह्मण का विकास होगा। अब बंगाल के लोगों के हाथ में है, आप राजा किसको बनाना चाहते हैं
जिसका राजा होता है उसका विकास होता है, उसका कल्याण होता है, उनके बच्चे फॉरेन में जाते हैं, पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, अधिकारी बनते हैं। और जिसका राजा नहीं होता उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, खेत में काम करना पड़ता है, चारवाग बन जाता है, रोज मजूरी करता है। अभी आपको निर्धारित करना है कि आने वाले पीढ़ी का भविष्य बचाना है या फिर आने वाले पीढ़ी को गुलामी में लेकर जाना है, वो आपको निर्धारित करना है। मेरा काम था आपको जो जानकारी देना, वो जानकारी मैंने आप लोगों को दी। ये आंदोलन, ये लड़ाई, हम लोग ऐसा मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ, बल्कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर बिल है, सत्ता का हस्तांतरण। अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश में हुक्मरान बना। 1947 में 11.5 लाख अंग्रेज थे और ब्राह्मण कितने थे जानते? 45 लाख, 50 लाख भी नहीं, आधा करोड़ भी नहीं। 11.5 लाख अंग्रेज भाग गए। 35 करोड़ लोक संख्या थी भारत की, 1 करोड़ लोग रास्ते पर उतरे, 11.5 लाख भाग गए। बामसेप 1978 में निर्माण हुआ, आज उसको 42 साल हो रहे। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब है, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। 42 साल में लोग हमें कहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। 42 साल में हम लोगों ने बामसेप 31 राज्य का संगठन बनाया। 550 जिला में हमारे यूनिट है, 5000 तहसील में हमारे यूनिट है। भारत में 60,000 ब्लॉक है, उनमें से 22,000 ब्लॉक में हमारे यूनिट है। भारत में 7,20,000 गांव है, उनमें से 2.5 लाख गांव में हमारे यूनिट है और 3.5 से 4 लाख गांव तक हमारा संपर्क है। हमारे 5 बामसेप के भवन हैं, 2 बंगाल में हैं, आपके कलकत्ता में, 2 महाराष्ट्र में है, पुणे में, और एक उत्तर प्रदेश लखनऊ में। 196 ऑफिसेस है, कुछ किराए पर है।